नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की एक गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास सरकारी वेबसाइटों, कई न्यूज़ आर्टिकल्स और महोत्सव की अपनी आधिकारिक जानकारी से जुड़े स्रोत हैं। अब देखिए, हम में से ज़्यादातर लोगों ने गीता महोत्सव के बारे में सुना तो है, खासकर अगर कोई हरियाणा या उसके आसपास रहता है। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि एक राज्य स्तरीय मेला एक वैश्विक मंच में कैसे बदल गया और 2025 का संस्करण इस बदलाव की कहानी में एक शिखर जैसा क्यों है। बिल्कुल। हमारा फोकस सिर्फ घटनाओं को लिस्ट करने पर नहीं होगा, बल्कि उनके पीछे की रणनीति और असर को समझने पर होगा। हम देखेंगे कि कैसे 2016 में एक फैसले ने इसकी पूरी दिशा ही बदल दी, और 2025 में जो 21,000 बच्चों ने सामूहिक गीता पाठ किया, वो सिर्फ एक बड़ा कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। तो सवाल यह है कि यह महोत्सव क्या बनने की कोशिश कर रहा है और क्यों? तो चलिए, इन स्रोतों के आधार पर इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। सबसे पहले इसकी जड़ों को समझना जरूरी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, एक बहुत ही सामान्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तौर पर। लेकिन जो महोत्सव हम आज देख रहे हैं, उसकी असली कहानी तो 2016 से शुरू होती है। हाँ, यही सबसे अहम मोड़ है। 2016 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया गया। अब ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक इरादे का ऐलान था। इसका मतलब था कि अब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और हरियाणा सरकार इसे सिर्फ एक स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देख रहे थे, वो इसे दुनिया के नक्शे पर लाना चाहते थे। इस एक फैसले ने बजट, पैमाना और महत्वाकांक्षा तीनों को कई गुना बढ़ा दिया। अच्छा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय टैग क्या ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए था या जमीन पर भी इसका कुछ असर हुआ? क्या विदेशी पर्यटक आने लगे या फिर कुछ और था? देखिए, दोनों ही बातें हैं। विदेशी पर्यटकों और विद्वानों को आकर्षित करने के लिए जोर शोर से प्रयास हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव ये था कि महोत्सव खुद दुनिया भर में जाने लगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2016 के बाद से मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में गीता जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं। तो ये सिर्फ लोगों को कुरुक्षेत्र बुलाने के बारे में नहीं था, बल्कि गीता के संदेश को कुरुक्षेत्र से बाहर ले जाने की एक सोची समझी रणनीति थी। हाँ बिल्कुल, एक तरह से कल्चरल आउटरीच। अच्छा, तो ये एक तरह से सांस्कृतिक निर्यात या कल्चरल आउटरीच का मॉडल बन गया और इसी नींव पर 2025 का संस्करण खड़ा किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा और भव्य बताया जा रहा है। और यहीं पर कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। 2025 का आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला, यानी पूरे 21 दिन। ये अवधि अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये कोई वीकेंड कार्निवल नहीं है, ये एक मैराथन इवेंट है। 21 दिन, ये तो बहुत लंबा समय है। स्रोतों में शिल्प मेले, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जिक्र है। लेकिन क्या ये मुख्य आयोजन के आगे पीछे की गतिविधियां थी या इनका भी कोई खास मकसद था? अक्सर ऐसे लंबे आयोजनों में शुरू और अंत के कुछ दिन ही अहम होते हैं। यह एक बहुत अच्छा सवाल है। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ फिलर एक्टिविटीज़ है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो इसके दो मुख्य उद्देश्य नजर आते हैं। पहला, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देना। जब 3 हफ्तों तक देश विदेश से लोग आते हैं, तो स्थानीय कारीगरों, होटल व्यवसायियों और कलाकारों को एक बड़ा मंच और बाजार मिलता है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आर्थिक स्टिमुलेंट भी है। और दूसरा, यह महोत्सव को एक गंभीर अकादमिक और बौद्धिक आधार देता है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां और सेमिनार इसे सिर्फ एक मेले से ऊपर उठाकर ज्ञान और विमर्श का केंद्र बनाते हैं, जहां गीता के दर्शन पर गंभीर चर्चा होती है। मतलब ये एक बहुआयामी रणनीति है। एक तरफ आम लोगों के लिए सांस्कृतिक उत्सव, दूसरी तरफ विद्वानों के लिए बौद्धिक मंच और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर। और जैसा कि आपने बताया, ये सब सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। स्रोत बताते हैं कि 2025 में भी कई देशों में एक साथ कार्यक्रम हुए। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हम किसी मंदिर में छोटे से भजन कीर्तन की बात कर रहे हैं या कुछ बड़े स्तर पर हो रहा था? स्रोतों में इसकी बहुत विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो संकेत मिलते हैं उससे लगता है कि ये मिला जुला था। कुछ जगहों पर भारतीय दूतावासों ने स्थानीय भारतीय समुदाय के साथ मिलकर कार्यक्रम किए, तो कहीं विश्वविद्यालयों में गीता के दर्शन पर पैनल डिस्कशन हुए। इसका लक्ष्य हर जगह एक जैसा भव्य आयोजन करना नहीं है, बल्कि एक ही समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों में गीता की गूंज पैदा करना है।
ये एक वैश्विक इको चैम्बर बनाने जैसा है, ताकि 1 दिसंबर को जब गीता जयंती मनाई जाए तो ऐसा लगे कि पूरी दुनिया इसे मना रही है। ठीक है, तो अब उस दिन पर आते हैं जो इस पूरे महोत्सव का केंद्र बिंदु था। 1 दिसंबर 2025 कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में वैश्विक गीता पाठ, और जो संख्या सामने आई है वो मतलब दिमाग चकरा देने वाली है। 21,000 स्कूली छात्र एक साथ एक ही जगह पर। इस दृश्य की कल्पना पे करना मुश्किल है। 21,000 बच्चे एक ही लय में एक साथ गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि वहां मौजूद मीडिया और लोगों ने उस माहौल को दिव्य और अद्वितीय बताया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने वाली संख्या नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली दृश्य है। ध्वनि और आस्था का एक ऐसा संगम जिसे भूलना आसान नहीं। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है। एक तरफ तो ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बताया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये एक बहुत ही सुनियोजित सरकार द्वारा प्रबंधित कार्यक्रम था। हरियाणा सरकार ने इन 21,000 छात्रों के लिए विशेष छुट्टी की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मौजूद थे। योग गुरु बाबा रामदेव और स्वामी ज्ञानानंद महाराज जैसे बड़े चेहरे भी मंच पर थे। तो हम इसे कैसे देखें? एक स्वतःस्फूर्त आध्यात्मिक घटना के रूप में, या एक टॉप डाउन सरकारी तंत्र द्वारा आयोजित एक भव्य प्रदर्शन के रूप में? यह इस पूरे आयोजन का सबसे आकर्षक पहलू है, और इसका जवाब या तो ये या वो में नहीं है। ये दोनों का मिश्रण है। सरकार और धार्मिक संगठन मिलकर एक ऐसा मंच तैयार करते हैं, एक ऐसा बुनियादी ढांचा बनाते हैं जहां हजारों लोग एक साथ आकर एक आध्यात्मिक अनुभव साझा कर सकें। बिना सरकारी लॉजिस्टिक्स और प्रबंधन के 21,000 बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना, उनकी सुरक्षा, पानी, परिवहन का इंतजाम करना असंभव होता। सही बात है। तो यहाँ सरकार एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रही है। लेकिन क्या इससे उस अनुभव की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठता? क्या यह धर्म और राजनीति का एक ऐसा घालमेल नहीं है जहां संदेश से ज्यादा प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है? मेरा मतलब है, क्या इस बात का खतरा नहीं है कि 21,000 की संख्या गीता के वास्तविक संदेश पर हावी हो जाए, कि लोग इसे रिकॉर्ड के लिए याद रखें, दर्शन के लिए नहीं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। निश्चित रूप से कुछ लोगों के लिए यह एक भव्य तमाशा ही होगा, लेकिन हमें इसे उन बच्चों के नज़रिए से भी देखना होगा। जब एक 12 या 14 साल का बच्चा हजारों अन्य बच्चों के साथ मिलकर कुछ ऐसा करता है जो उसके अकेले के लिए संभव नहीं है, तो वह एक बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। हो सकता है कि उसे उस समय श्लोकों का गहरा अर्थ समझ न आए, लेकिन वो सामूहिक ऊर्जा, वो अनुशासन और वो अपनेपन की भावना जीवन भर के लिए उसकी स्मृति का हिस्सा बन जाती है। यह अनुभव बाद में उसे उस ग्रंथ को और गहराई से जानने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो कह सकते हैं कि स्पेक्टिकल यहाँ सब्सटेंस का दरवाजा खोल सकता है। तो ये एक तरह से युवा पीढ़ी को उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का एक तरीका है, भले ही शुरुआत एक बड़े और भव्य आयोजन से हो। और यहीं पर शायद सॉफ्ट पावर की बात आती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। जब हम कहते हैं कि महोत्सव भारत की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, सॉफ्ट पावर का मतलब है बिना किसी सैन्य या आर्थिक दबाव के अपने सांस्कृतिक और वैचारिक मूल्यों के जरिए दूसरे देशों को प्रभावित करने की क्षमता। जब दुनिया भर के टीवी चैनल और अखबार 21,000 बच्चों को एक साथ गीता पाठ करते हुए दिखाते हैं, तो भारत की एक खास छवि बनती है। यह छवि एक प्राचीन सभ्यता की है, जो आज भी अपनी आध्यात्मिक जड़ों से मजबूती से जुड़ी हुई है। यह छवि एक ऐसे देश की है जिसके पास दुनिया को देने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी और व्यापार ही नहीं, बल्कि शांति और दर्शन का एक खजाना भी है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने या एनआरआई समुदाय को जोड़ने के लिए नहीं है, इसका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। हाँ, इसका लक्ष्य वैश्विक मंच पर भारत की एक अलग पहचान बनाना है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर तनाव, संघर्ष और भौतिकवाद से ग्रस्त रहती है, गीता का निष्काम कर्म का संदेश, यानी फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने का दर्शन, एक बहुत ही आकर्षक विकल्प के रूप में पेश किया जाता है। ये महोत्सव उसी दर्शन को एक इवेंट के रूप में पैकेज करके दुनिया के सामने रखता है। ये कहने का एक तरीका है कि हमारे पास दुनिया की कुछ समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान है।
तो जब दूसरे देशों के राजनयिक या नेता इस तरह के आयोजन को देखते हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जाती है, वे इसे कैसे लेंगे? देखिए, हर कोई इसे एक ही तरह से नहीं देखेगा। कुछ इसे सिर्फ एक घरेलू सांस्कृतिक कार्यक्रम मान सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य एक दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म प्रभाव पैदा करना है। यह भारत के साथ संबंधों को सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक दायरे से निकालकर सांस्कृतिक और दार्शनिक स्तर पर भी मजबूत करने की एक कोशिश है। जब आप किसी देश की संस्कृति और दर्शन का सम्मान करने लगते हैं तो उसके साथ आपके संबंध गहरे होते हैं। यह एक रणनीतिक निवेश है जिसका फायदा तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, खासकर इसका 2025 का संस्करण, एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये एक राज्य स्तरीय मेले से शुरू होकर अब भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। 21 दिनों का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और 21,000 बच्चों का सामूहिक पाठ, ये सब इसके बढ़ते पैमाने और महत्वाकांक्षा को दिखाते हैं। अर्थव्यवस्था को गति देने का एक माध्यम है और वैश्विक मंच पर भारत की एक विशेष छवि पेश करने का एक शक्तिशाली जरिया है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ को आधुनिक समय में प्रासंगिक बनाया जा सकता है और उसे राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का प्रतीक बनाया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक छोटे से कार्यक्रम से विकसित होकर एक वैश्विक मंच बन गया है, और 2025 का संस्करण, जिसमें 21,000 बच्चों ने एक साथ गीता का पाठ किया, इस यात्रा में एक मील का पत्थर है। ये सिर्फ एक आयोजन की सफलता नहीं, बल्कि एक विचार के विस्तार की कहानी है। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि महोत्सव का उद्देश्य गीता के संदेश को फैलाना है। जब हजारों युवा दिमाग एक साथ इस प्राचीन ग्रंथ से जुड़ते हैं तो ये अनुभव भविष्य में आधुनिक चुनौतियों के प्रति उनकी समझ और दुनिया में उनकी भूमिका को किस तरह से आकार दे सकता है। ये सिर्फ एक दिन की यादगार घटना बनकर रह जाएगा या ये उनकी पूरी पीढ़ी के लिए एक वैचारिक नींव का काम करेगा? ये सोचने वाली बात है।